So hello, what's up? Myself Vinay and I'm a second year student at Delhi Technological University and today हम जानने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 15 के बारे में क्लास 10 का जो कि आपका आर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर छोटा सा है तो उसकी वीडियो भी छोटे होने वाली है। साथ साथ मैं क्या करूंगा आपके इस वीडियो में, मैं इस वीडियो में आपको ना क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा rather than only theory। आपको बोर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे आपको जो बोर्ड में आते हैं, जो आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी में आए हुए हैं। सो इफ यू वांट टू नो यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। और साथ साथ मैंने क्या कर रखा है, मैंने आपकी ना क्लास 10 के और भी चैप्टर्स पे वीडियो बना के रखी हुई है, आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मिल रहा होगा। So if you have not watched, do check it out. Till then, if you have any doubts, you can ask on the comment section. You can ask on my social media handles, जो कि आपको लिंक मिल रहा होगा यहाँ पे, बाकी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। You can always click that link and ask me doubts. Till then, stay safe, stay tuned with me and roll the intro. So इस चैप्टर में हम जानने के वाले हैं, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो कैसे बनी हुई होती है, क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं हमारे साथ में, हमारे पूरी फूड चेन कैसे बनती है, हमारा फूड वेब कैसे बनता है, इकोसिस्टम में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या फिनोमेनास होते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ जानने वाले हैं हम इस चैप्टर में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा आर एनवायरनमेंट में। हमारा एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट में हमारा होता है यार, एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी हमारे आसपास है, हमारे आसपास हमारे पास चाहे पेड़ है, चाहे पौधे हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारा एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है। मेरे इस रूम का एक इन्वायरमेंट है, मेरे रूम में बोर्ड है, इस रूम में बेड है, इस रूम में टेबल है, इस रूम में दीवार है, इस रूम में कर्टेन्स है, सब कुछ है इस रूम में। तो ये क्या हुआ, ये मेरे रूम का एक इन्वायरमेंट बन चुका है, एक वाइब बन चुकी है हमारे रूम की। उसे हम कहते हैं आपका, जो हमारे लिविंग्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आपका बायोटिक। बायोटिक यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जिंदा चीजों की स्टडी। बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिजम्स। बाकी एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग इन द सेंस कि जो आपके रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, वो जो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं करते, जो फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, ना ही वो फूड देते हैं आपको, उन्हें हम कहते हैं आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, पेन हो गया, आपका बोर्ड हो गया, आपका मार्कर हो गया, सब कुछ हो गया, आपके सारे नॉन लिविंग हो गए। बाकी हम जानते हैं आपके इकोसिस्टम के बारे में। हमारे यार एनवायरनमेंट का पार्ट एक होता है, हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट जहाँ पे आपके जितने भी लिविंग बींग्स हैं और आपके नॉन लिविंग बींग्स आपके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा आपका एनवायरनमेंट में कंप्राइज ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक, बट यहाँ पे ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपके इंटरेक्ट करते हैं। इन द सेंस ऑफ व्हाट? इन द सेंस ऑफ यानी कि मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ या ये मेरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पॉन्ड है, पॉन्ड में आपकी फिश है, फिश आपके सी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और फिश पे कौन डिपेंडेंट है आपका? फिश पे और भी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपके हो गए लार्ज फिश, स्मॉल फिश पे डिपेंडेंट है आपकी स्मॉल फिश, हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स इन द सेंस आपके प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन, जू प्लैंक्टॉन्स पे डिपेंडेंट है आपके। ठीक है, हम जानेंगे वो क्या होते हैं, टेक्निकल टर्म्स अभी जानते हैं। तो ये बात होगी हमारे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के जैसे आपका हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्लांट इकोसिस्टम, आपका पॉन्ड इकोसिस्टम, आपका सी वाटर इकोसिस्टम, ओशन वाटर इकोसिस्टम, यानी कि सारे इकोसिस्टम होते हैं हमारे नेचर के सब पार्ट, यानी सब इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। आपको लिखे या नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बाकी हम जानते हैं आपका प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो आपके खाना बनाते हैं, आपके ट्रॉपिक लेवल पे खाना बनाते हैं। सेम जो कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स, और जो डिकम्पोज करते हैं उन कंज्यूमर्स को, यानी उनको डिकम्पोज करते हैं। ऐसे आपका कोई डेड प्लांट है, उसको होता है ना, डेड प्लांट रेडी रहेगा, वो डेड रहेगा, बट उसको जो ऊपर जो होंगे उसके ऊपर आपके डिकम्पोजर्स फीड करेंगे, यानी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, तो उसमें कहते हैं आपका डिकम्पोजर्स। और इनकी एक पर्टिकुलर सीरीज, प्रोड्यूसर्स को डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को डिकम्पोजर्स, ये मिला के आपकी बनती है एक आपकी फूड चेन। अभी हम जानने वाले फूड चेन के बारे में जस्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन क्या होती है आपकी? फूड चेन होती है आपके जहाँ पे आपका एक लेवल से लेके खाना आपके दूसरे लेवल तक जाते हैं, यानी कि एक लेवल आपका दूसरे लेवल पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका प्लांट्स है, आपका प्लांट्स, आपके प्लांट्स को कौन खाता है? आपका डियर कौन खाता है? आपका लायन। आपके ग्रास को कौन खाता है? आपका ग्रास हॉपर को आपका खाता है फ्रॉग को स्नेक को ईगल। तो ये आपकी हो गई फूड चेन, यानी प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि सनलाइट कंज्यूम करते हैं वो। ठीक है, प्लांट्स खाना बनाते हैं, उससे डियर लेता है, यानी हर्बीवोर कौन खाता है? आपका कार्निवोर हो गया, आपका डियर खा सकता है आपका लायन, यहाँ पे लायन ने खा लिया। देन आता है आपका टॉप कार्निवोर यानी कि जो इन कार्निवोर्स को भी खाता है। फॉर एग्जांपल आपका ईगल खा सकता है आपके मरे हुए लायन को। देन आता है आपका डिकम्पोजर्स, जैसे आपका एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सनलाइट आई, तो होता क्या है आपका यार फूड चेन में आपका जो सनलाइट से कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे सनलाइट के पास 1 2 3 4 5
इतनी जूल उसके पास एनर्जी है, यानी कि 1 लाख किलो जूल एनर्जी है आपकी सनलाइट के पास। एक बहुत रैंडम टर्म है, इसे आप जूल कर लो, किलो जूल रहने दो, उसे रैंडम टर्म में आप 1 लाख जूल ले लो, ठीक है। 1 लाख जूल है तो उसकी ट्रांसफर कितनी होती है आपके पास, आपके प्लांट में 1%। प्लांट्स है, प्लांट्स में कितनी एनर्जी स्टोर हुई आपकी, मानो कितनी हो गई, यहाँ पे मैं ले लिया आपका 10,000 जूल आपकी स्टोर हो गई एनर्जी प्लांट्स के अंदर। तो होता क्या है यहाँ पे यार, यहाँ पे पता है क्या होता है, आपके इनके पास इतनी एनर्जी है तो ये क्या करेंगे आपका यार, इतनी एनर्जी में ना ये कितना यूज कर लेंगे, इसका 90% यूज कर लेंगे और 10% अपने पास स्टोर करके रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया उसका 90% खाना आपने अपने अंदर स्टोर नहीं किया, आपने उसको यूज कर लिया, आपने अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी आपको सांस लेने आप जो काम करते हो, चलने में जो काम करते हो, आप चलने में काम करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, जो भी काम करते हो अपने यूज करते हो, अपना दिमाग यूज करते हो, सारी एनर्जी उस पर यूज होती है आपकी 90% एनर्जी। बच्चे कितनी आपकी 10%, 10% का क्या काम होता है आपका, वो इनकी स्किन में स्टोर होती है, आपकी फ्लैश के अंदर स्टोर हो गई, आपके मसल के अंदर स्टोर हो गई, वो सारी होती है आपकी एनर्जी आपकी 10%, यानी कि 10% स्टोर होती है और 90% ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 10% स्टोर हुई, यानी कि जो स्टोर होती है प्लांट्स हम खाते हैं, उसकी फ्लैश खाते हैं, उससे मसल्स खाते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको प्लांट्स खाते हैं ना, तो प्लांट्स की एनर्जी 10% है, वो खाई आपके डियर ने, तो यानी इसका 10% गई आपके डियर्स के पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 है तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपका 10,000 की आपकी कितनी जाएगी 10%, इन द सेंस ऑफ व्हाट, यानी कि आपकी 1,000 जूल एनर्जी जाएगी आपके डियर के पास चली गई। अब डियर ने क्या किया, इसका 90% यूज कर लिया और 10% अपने अंदर स्टोर करके रख लिया अपनी फ्लैश के अंदर, यानी कि यहाँ पे वापस से 10% जाएगी आपके लायन के पास, तो कितनी गई आपके पास, 1,000 का 10% क्या हो गया आपका 100 जूल, ठीक है। यानी कि आपके लायन के पास फाइनली कितनी आई आपकी 100 जूल एनर्जी, ठीक है। ये तो हो गया आपका 10% लॉ। मैंने क्या समझाया अभी, आपका 10% लॉ क्या कहता है आपका, फ्रॉम एवरी ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी एंड 90% ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, सारे अपने डेली काम करने में वो यूज हो जाती है आपकी 90% एनर्जी। तो उसमें क्या कहता है आपका, फूड चेन में आपका 10% लॉ। अब फूड चेन आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है आपका यार, फूड चेन है आपकी, वो डिफरेंट फूड चेन आपकी कनेक्टेड होती है आपस में एक से। जैसे कि आपका मान लो, आपका यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपका डियर है, आपका डियर प्लांट खाता है, पर आपका डियर ग्रास भी खा सकता है ना, आपका डियर घास, यहाँ पे घास खाएगा आपका डियर, जैसे कि आपको यहाँ पे घास, डियर ने घास भी खा ली, यानी कि आपकी दो अलग अलग फूड चेन है पर आपस में कनेक्टेड है ठीक है। ये फॉरेस्ट की फूड चेन आपकी इससे कनेक्टेड भी आपकी कोई भी ग्रास लैंड की फूड चेन से, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया, आपका लायन है, आपके लायन को कौन खा सकता है, आपका ईगल खा सकता है आपका लायन को। आपका फ्रॉग क्या है, आपका फ्रॉग क्या खा सकता है, आपका फ्रॉग आपका फिश भी खा सकता है, ठीक है। यानी कि फिश को फ्रॉग खाता है, ठीक है, फिश को फ्रॉग खाता है। एरो का मतलब होता है ये वाला चीज को ये वाली चीज खाती है, यानी कि अगर मैंने बनाई ए ऊपर एरो बी, यानी बी ए को खाती है, यानी डियर प्लांट्स को खाता है, वैसे ही फ्रॉग फिश को खाता है। तो ये क्या हुआ आपका यार, आपकी डिफरेंट फूड चेन आपकी कनेक्टेड हो गई एक दूसरे से, यानी कि आपका क्या बन गया, आपका फूड वेब, चेन्स को आपका वेब बना दिया, आपका कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, तो आपका क्या बन गया, आपका फूड वेब। अब हम जानते हैं आपका इसके बारे में, जो आपके क्वेश्चंस, आप कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं यार। फॉर एग्जाम्पल आपका यार मैंने क्या किया, मेरी फूड चेन है, आपका फूड वेब का पार्ट नहीं है वो, आप एक नॉर्मल फूड चेन है, तो उसमें से मैंने एक टॉपिक लेवल के सारे जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट उसको आपको मार दिया, तो क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा आपकी फूड चेन पे, नहीं होगा यार। आपकी जो फूड चेन होगी ना, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, आपकी फूड चेन आपकी खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके डियर है, मैं डियर्स को मार दिया तो आपके लायन के पास खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। यानी कि वो डियर खा सकता है पर साथ में कुछ और भी खाता होगा लायन, फॉर एग्जाम्पल वो गोट खाता है, तो डियर खत्म हो गए, डियर की क्वांटिटी खत्म हो गई सारी की सारी, तो लायन के पास क्या बचा, गोट्स। अब गोट्स हो ना आपके पास सारी की सारी, दुनिया भर में गोट्स ही पड़ी है सारी, वो भी कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही है आपकी, ठीक है यार। तो आपके पास लायन के पास खाना कम हो जाएगा, यानी एनर्जी ट्रांसफर कम हो जाएगा, यानी कि आपकी इसकी पॉपुलेशन कम हुई आपकी एक ट्रॉपिक लेवल की, तो आपकी इसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, या फिर कभी कभी इतना ज्यादा होगा कि आपकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी आपके लायंस की, यानी कि हमने उसके नेचुरल हैबिटेट को खराब कर दिया, उसके फूड को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके इकोसिस्टम को हमने खराब कर दिया, उसकी पूरी फूड चेन हमने
अब हम जानते हैं आपका टॉपिक के बारे में, जो कि आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। ओजोन लेयर होती क्या है? ओजोन होता है आपका यार O3। आपने O2 सुना होगा, यानी ऑक्सीजन जो आप कंज्यूम करते हो, जो आप ब्रीथ इन करते हो गया आपका O3, हो गया आपका ओजोन। बनता कैसे आपका ये ओजोन? आपका ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे जाए क्या होता है, वहां पर आपके ना O2 है, वहां पे सनलाइट पड़ती है, यूवी रेज आती है सनलाइट की, वो क्या करती है अपने O2 के बॉन्ड को ना, एनर्जी काफी होती है, वो O के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो होता क्या है आपका यहाँ पे वो क्या बन जाता है आपका O। ठीक है, यानी कि दो फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके पास बन जाते हैं। यहाँ पे क्या फायदा होगा? यहाँ पे अब क्या होगा यार, बॉन्ड ब्रेक तो हो गया, अब क्या करेंगे यार, ये है हाईली अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते हैं। बॉन्ड ऑल्दो ब्रेक हो जाता है एनर्जी मिलने के बाद, पर ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे, उसी अपर लेयर में क्या करेंगे, ये वापस में थोड़े बहुत O2 टूटे होंगे, बाकी तो बच्चे होंगे ना, क्या करेंगे ये थोड़े बहुत O2 के साथ कंबाइन कर लेंगे, क्या बन जाएगा आपका ये O3। ये बन गया आपका O3। अब O3 क्या करता है? O3 क्या करता है, वो आपके ना यूवी रेस से बचाता है। फॉर एग्जांपल आपका यार O3 का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहां पे ना क्या करेगा, यूवी रेस को ना अपने बॉन्ड को तोड़ने नहीं देगा, O3 को तोड़ने नहीं देगा, वो उसको अपने अर्थ में उसको पेनिट्रेट करके अपने अर्थ के सरफेस पे आने नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये ओजोन की लेयर बनी पड़ी है, ठीक है, वहां पे ये यूवी रेस आई, तो यूवी रेस को ना वो ब्लॉक कर देंगी, वो यहाँ पे आने नहीं देगी, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी, जहां से वहां ये वापस से तो भाग जाओ यहाँ से। तो ये होता है काम आपका ओजोन लेयर का। ये बनती कैसे है आपकी, यहाँ पे O2 ब्रेक हुआ यूवी रेस से क्या बने, वो दो O के मॉलिक्यूल्स। अब दो O मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो बाकी बच्चे O2 के साथ कंबाइन कर लेंगे और वापस में आपका O3 बना देंगे। ये हो गई आपकी ओजोन लेयर। अब हम जानते हैं आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, आपके इस लेयर का टूट जाना, उस लेयर का खराब हो जाना, उस लेयर में छेद आ जाना। फॉर एग्जाम्पल आपका यार यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में सुनना ही होगा। होता क्यों है आपका, वो CFC से, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कहां से रिलीज होते हैं आपके यार, आपके डिओड्रेंट से, आपके AC से, आपके रेफ्रिजरेटर से ये गैस आपकी रिलीज होती है। अब क्या करती है ये गैस ना इसके साथ रिएक्ट करती है और उसको तोड़ देती है, यानी कि इसके साथ वो रिएक्ट करेगी, ये वाली गैस CFCs, शॉर्ट फॉर्म होती है इनकी CFCs। ठीक है, स्मॉलेस्ट यानी कार्बन के लिए, S के लिए होता है ये इसको तोड़ देंगे वापस O2 में और O में। अब क्या हुआ यार, वापस ये ओजोन लेयर बनी, पर उसने क्या किया, इसने इसको तोड़ दिया, यानी कि आपका वापस में O2 बन गया और O बन गया, यानी कि ओजोन लेयर खत्म हो गई। यानी कि आपका यार ये अब जितने भी यूवी रेज होंगी आपके, जितनी भी आपकी आराम से हमारे अर्थ सरफेस तक आ जाएंगी, आराम से बिना किसी दिक्कत के, यानी कि वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी। दैट इज अ बैड थिंग, यहाँ पे हमारी खराब चीज है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम जानते हैं आपका बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स के बारे में। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो आपके कोई भी डिकम्पोजर्स के एक्शंस पे अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, और आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं आपके, जो आपके यार आपने कोई भी किया है, ऐसे कोई भी डिकम्पोजर्स ने एक्शन किया उनके ऊपर, पर वो ब्रेक नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप सॉइल में दबा के रख दो, ठीक है, 3 साल बाद देखना, 10 साल बाद देखना, 40 साल बाद देखना, वो प्लास्टिक वैसा का वैसा रहेगा ऑलमोस्ट। उसमें मुश्किल से 1% कुछ चांस है कि उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आए, वरना प्लास्टिक वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, ये होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो कि आपके डिकम्पोजर्स के एक्शन करने पर वो ब्रेक नहीं होते हैं। दे डू नॉट ब्रेक ऑन एनी एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोजर्स का उन पे बस नहीं चलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपका प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं आपके, प्लैंक्टॉन्स यार आपके जितने भी सी प्लांट होते हैं उन्हें मतलब का प्लैंक्टॉन्स। फॉर एग्जांपल आपके यार कोई 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्लैंक्टॉन्स होते हैं आपके 2 टाइप के, जू प्लैंक्टॉन्स और एक होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स में डिफरेंस क्या होता है आपका यार, जू प्लैंक्टॉन्स वो होते हैं जो आपके इनर सरफेस ऑफ सी में प्रेजेंट होते हैं, यानी आपके जो आपका सी बेड है, आपका पॉन्ड का जो भी एक बेड है, यानी आपकी जो जमीन है वहां पे उगते हैं, उन्हें कहते हैं आपका फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स दूसरे क्या कहते हैं आपका फाइटोप्लैंक्टॉन्स, यानी कि जो पेड़ पौधे, जो प्लांट्स आपके जो आपके सी के अपर लेयर में उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा यार, आपके जो अपर एयर आपका सी का, आपके जो भी आपका पॉन्ड है वहां पे कुछ प्लांट्स उग जाते हैं,
यानी उन्हें कहते हैं आपका फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, समझ में आती है बात। उन्हें कहते हैं आपका जूप्लैंक्टॉन्स, इसे हम कहते हैं आपका फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जो कि आपके अपर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और जो आपके लोअर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये टर्म क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्नीफाई हो रही है कोई चीज, पर कैसे? बायोलॉजिकली। कोई भी चीज मैग्नीफाई हो रही है बायोलॉजिकली, कैसे? आपका डीडीटी है, ठीक है, ये आपके केमिकल आपके जो प्लांट्स को मारने, तो आपके मस्कीटोस को मारने के काम आता है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या काम होता है इसका? यार ये क्या होता है आपका, यार आपके मॉस्किटोज ने लिया या फिर आपके किसी भी प्लांट्स में आपके उसको स्प्रे कर दिया, आपको मॉस्किटो से बचाने के लिए अपने प्लांट्स में स्प्रे कर दिया, तो क्या होगा? उस प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा? आपका डियर को कौन करेगा आपका कंज्यूम? डियर को आपका लायन। तो लायन तक आपका क्या हो जाएगा? आपका लायन तक ना वो उसकी चीज मैग्नीफाई हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे? आपकी अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अपने आप को और एक्यूमुलेट कर लेते हैं बॉडीज में। होता क्या है? डियर ने लिया, आपके प्लांट्स ने लिया, स्प्रे किया आपने उस पर डीडीटी, ठीक है। उसे किसने कंज्यूम किया? ग्रास हॉपर ने, सॉरी, उसको किसने कंज्यूम किया? क्रैब को किसने कंज्यूम किया? फिश को किसने कंज्यूम किया? आपके ह्यूमंस में। तो क्या होगा? आपका डीडीटी की क्वांटिटी आपके प्लांट से लेकर आपके ह्यूमंस तक चली जाएगी, वो भी मल्टीप्लाई होगी, वो भी ज्यादा लेवल पे जाके। तो उसे हम कहते हैं आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस इनटू बॉडीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे क्या हुआ? आपके पेडिटी आपके प्लांट्स में था, ग्रासहॉपर में आ गया, 10 ग्रासहॉपर ने वो प्लांट खाया, ठीक है, उसमें से 9 ने आपका खाया, उसमें से आपके यार 10 क्रैब्स ने खा लिया, ठीक है। बचा क्या? 10 क्रैब में से आपके 9 क्रैब्स खाए गए आपके फिश के थ्रू, यानी कि आपके एक क्रैब बच गया आपके पास वापस भी। बाकी 9 फिश में से आपके यार अगेन आपके 8 फिश को आपके ह्यूमंस ने खा लिया। तो ये कहाँ गया आपका यार? प्लांट से लेके आपके ह्यूमंस तक चलता गया आपका सेम टू सेम डीडीटी केमिकल अलग अलग टॉपिक लेवल्स में एक्यूमुलेट होता गया। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड बिफोर दैट, कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज आस्क माय सोशल मीडिया हैंडल्स, वी कैन ऑलवेज कनेक्ट एंड टेक्स्ट ईच अदर। हम बात कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो और आपके बारे में, कोई भी आपका बोर्ड्स का डाउट हो, कोई भी पर्सनल लाइफ डाउट हो, यू कैन ऑलवेज सॉल्व विद मी। टिल देन बाय बाय।